हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। जैसा कि क्वेश्चन है व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसका डेफिनेशन किताबों में लिखा है द थियरी विच डील्स विद द रिलेटिविटी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। इसे हम समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एग्जाम्पल से हम कैसे समझें और क्या क्या चीज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करती है। जैसे हम देखें कि डिस्टेंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करती है। मीन्स डिस्टेंस को हम रिलेटिविटी थ्योरम से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे हम कह दें डिस्टेंस इज रिलेटिव, हम कहें नंबर 1 डिस्टेंस इज रिलेटिव। नंबर 2 टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव। थर्ड नंबर पोजीशन इज रिलेटिव, पोजीशन इज रिलेटिव। फोर्थ नंबर वेलोसिटी इज रिलेटिव, तो हमने देखा डिस्टेंस रिलेटिव है, टाइम भी रिलेटिव है, पोजीशन भी रिलेटिव है, वेलोसिटी भी रिलेटिव है। मीन्स रिलेटिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस का। हम समझते हैं डिस्टेंस रिलेटिव कैसे है। जैसे मैं अगर बोलूं कि आप एक लाइन ड्रॉ करो जिसका नाम रखो लाइन ए। इस लाइन को आप बिना मिटाए छोटा या बड़ा कैसे करोगे? तो आप सोचना है कि भाई इस लाइन को बिना मिटाए हम छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके रिलेटिव में एक दूसरी लाइन ड्रॉ करें जैसा कि ये लाइन बी, तो आपने लाइन ए को मिटाया नहीं, फिर भी ये लाइन बड़ी हो गई। आप एक दूसरी लाइन ड्रॉ करके दिखा दी लाइन बी, तो आप कहोगे कि लाइन ए बी के रिलेटिवली छोटी है। मीन्स ए को हम छोटा भी कर सकते हैं, ए को बिना मिटाए हम छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक तीसरी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, लाइन सी। ये लाइन सी ए के रिलेटिव में छोटा है, तो हम इससे कंफर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डिस्टेंस कैसा है। डिस्टेंस भी एक रिलेटिव है, जैसा कि ए बी सी लाइन को हमने देखा। चलिए आइए देखते हैं टाइम को हम कैसे समझेंगे, टाइम कैसे रिलेटिव है। अगर हम जैसे 4 फ्रेंड हैं, मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरा एक फ्रेंड यूएसए में रहता है, एक यूएई में रहता है, एक चाइना में रहता है। अगर हम आपका क्लास लेने आए, मैं अपने घर से निकला 10 बजे 10 AM, मैं अपनी घड़ी भूल गया। मुझे आपका क्लास 1.5 घंटे की पढ़ानी थी, 1.5 आवर की, 1.5 आवर की क्लास पढ़ानी थी। मैं आपकी क्लास में एंटर किया 1 घंटे बाद, और मैं क्लास पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी लेट हो चुका था। मुझे टाइम पता नहीं चल पाया कि मैं कितना टाइम पढ़ाया। बगल वाले सर खड़े हैं, उनको भी क्लास लेना है। ठीक है, फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपने यूएसए वाले फ्रेंड को फ़ोन लगाया। हमने पूछा, भाई तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताओ। उसने बोला, भाई हमारे वहाँ भी 10 AM हो रहा है। तो अपन सोच में पड़ जाएंगे कि 10 AM पर तो मैं अपने घर से निकला था, अभी यूएसए में 10 AM हो रहा है, तो क्या हम इंडिया का टाइम जान पाएंगे क्या? इस टाइम को बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं रिलेटिविटी का यूज करूं तो मैं इंडिया का टाइम जान सकता हूं कि मैं आपकी क्लास में कितना देर पढ़ाया। अगर मैं ये देख लूं कि जब वहाँ 10 बजता है तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं 1.5 घंटे की क्लास नहीं पढ़ा के मैं हो सकता है 4 घंटे की क्लास पढ़ाया। मैं कितने टाइम क्लास पढ़ाया? 4 घंटे की क्लास पढ़ाया।
मीन्स हम कह सकते हैं कि टाइम भी रिलेटिव है। जैसा कि अगर हमने 10 AM पर घर से मैं निकला था और आपकी क्लास पढ़ाया, उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को, USA वाले फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई टाइम क्या हो रहा है, तो उसने बताया 10 AM हो रहा है। तो टाइम कहाँ का बताया? वो USA का टाइम बताया, जबकि हमें कहाँ का टाइम जानना है, हमें इंडिया का टाइम जानना है। तो हम इस टाइम को कैसे समझ पाएंगे? जब हम यहाँ के टाइम को USA के टाइम से रिलेट कर पाएंगे, जब हमें पता रहेगा कि यहाँ के 10 बजे हमारे इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइम को भी हम रिलेट करके समझ सकते हैं। चलिए अब बात आती है पोजीशन की। हम देखें पोजीशन कैसे रिलेटिव है। मान लीजिए हम चार लोग कहीं टूर पर निकलते हैं। 1 2 3 4 5 5 लोग निकलते हैं, ठीक है। ये पांचों किसी एक प्लेस पर खड़े होते हैं। आपने सोचा, ये आप हो, आपने सोचा चलो कुछ खा के आते हैं। मान लो यहाँ पर कोई आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा था, ऐसा आइसक्रीम बेच रहा था। आप आते हो इसके पास, आइसक्रीम खाते हो, ठीक है। फिर आप इसको बोलते हो कि भाई हमारा एक फ्रेंड है, आप जाओ पहले नंबर पर बैठा है, उसे आइसक्रीम देकर आओ। तो ये आइसक्रीम वाला जाता है, जब यहाँ पहुँचता है तो देखता है पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर, इधर से जाए तो फर्स्ट नंबर पर ये हैं, और अगर इधर जाता है तो इधर देखता फर्स्ट नंबर पर ये हैं। तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि आइसक्रीम देना किसको है, इनको देना है या इनको देना है। तो ये आइसक्रीम दे नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप पोजीशन डिसाइड कर देते हो, आप पोजीशन को रिलेट कर देते हो कि इधर से राइट साइड पर जो बैठा वो मेरा फ्रेंड है, उसे आइसक्रीम देकर आओ, तो ये वाप जा कर के आइसक्रीम इनको देकर आएगा। या आप ऐसा रिलेट कर पाते हो कि हमारा फ्रेंड लेफ्ट साइड से पहले नंबर वाला है, आप उसे आइसक्रीम देकर आओ, तो आइसक्रीम इसे देकर आएगा। मीन्स आप कह सकते हो कि पोजीशन भी क्या है, रिलेटिव है। आप किसी भी पोजीशन को बिना रिलेटिव के समझ नहीं पाओगे। मीन्स आप कह सकते हो कि पोजीशन भी क्या है, रिलेटिव है। चलिए अब वेलोसिटी को देखते हैं। क्या वेलोसिटी भी रिलेटिव है? आंसर यस, वेलोसिटी भी रिलेटिव है। कहोगे कैसे, वेलोसिटी कैसे रिलेटिव है? तो वेलोसिटी को समझने के लिए आपको वेलोसिटी को समझने के लिए आप क्या करोगे? देखिए हमने कहा कि वेलोसिटी भी रिलेटिव है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप खड़े हो। प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेन आई, 2 ट्रेन भी खड़ी है। एक दूसरी ट्रेन यहाँ खड़ी है, कुछ ऐसे। अब अगर आप देखते हो कि दोनों ट्रेनें प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, ठीक है। इन केस ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट की इस डायरेक्शन में, दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट की। इसमें बैठा हुआ पर्सन जिसका नाम ए है, इसमें एक दूसरा पर्सन बैठा है जिसका नाम बी है, और आप ऑब्जर्वर हो जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हो। अगर आप इस ट्रेन को देखोगे तो आपकी स्पीड, तो इस ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दिखेगी। अगर आप इस ट्रेन को देखोगे तो आपको इस ट्रेन की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड दिखेगी। लेकिन अगर ए इस बी को देखता है तो इसे लगेगा कि मेरी ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन ये ट्रेन 8 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, पीछे डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा क्यों देख पाया? क्योंकि ये अपनी ट्रेन से इस ट्रेन की स्पीड को रिलेट कर रहा है। और अगर बी इस ट्रेन को देखे तो लगेगा ए की स्पीड 8 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में है, इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड उसको नजर आएगी? 8 मीटर पर सेकंड। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर इस पर बैठा व्यक्ति इसको देखता है, इस ट्रेन को देखता है, तो उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड आई।
ये जो स्पीड आई है ये रिलेटिव स्पीड है। ये कौन सी स्पीड है? रिलेटिव स्पीड है। या यहाँ जो आई थी 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड, 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ट्रेन बी की, ये भी क्या थी? रिलेटिव स्पीड थी। ये 8 मीटर पर सेकेंड ये किसके रिलेशन में था? इसके रिलेटिवली। ये स्पीड किसके रिलेटिवली है? इसके रिलेटिवली। लेकिन अगर इनके रिलेटिवली देखा जाए तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और इनके रिलेटिवली इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी कैसी है? वेलोसिटी इज रिलेटिव। हमने क्या क्या देखा? क्या क्या रिलेटिव देखा? पोजीशन रिलेटिव, टाइम इज रिलेटिव, वेलोसिटी रिलेटिव एंड डिस्टेंस रिलेटिव। इस रिलेटिव से हम थोड़ा आसानी से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझेंगे। जैसा कि 19th सेंचुरी में देखा गया, जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी उस समय देखा गया कि आइंस्टीन अपना रिसर्च कर रहे थे जिसमें इन्होंने एक थ्योरी दिया। इनका नाम रखा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्होंने 1905 में दिया, 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में आइंस्टाइन ने अपने इस थ्योरी को पब्लिश किया रिसर्च पेपर में, जिसका नाम रखा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या एक्सप्लेन कर रही थी? ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रही थी। बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रही थी। लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रही थी। इनर्शिया को फॉलो कर रही थी। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है भाई? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगी। अगर स्पीड में है, चल रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। इस बात को ये थियरी फॉलो कर रही थी। मतलब न्यूटन के इनर्शिया के नियम को ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी। ठीक है, न्यूटन के और भी लॉ को एक्सप्लेन कर रही थी। मीन्स जो नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी थी उसे हम इस थ्योरी से समझ सकते थे। फिर जैसे जैसे हम एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ बढ़ते गए, लाइट क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिलती गई, फोटोन के फॉर्म में मिलती गई, तब वहां ये थ्योरी फेल हो रही थी। फिर रिसर्च बढ़ता गया, हम एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ बढ़ते गए, तो उस तरीके से देखा गया। तो फिर न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने ही 1916 में, 1916 में अपने रिसर्च पेपर में इसी थ्योरी का नाम दूसरे तरीके से रखा। उसका नाम इन्होंने लिखा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कर रही थी? उसका इन्होंने नाम रखा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे स्पेशल इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनकी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो एक्सेलरेटेड पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, उसे रिलेट नहीं कर पा रही थी। या जो नॉन इनर्शियल हम कह सकते हैं, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बॉडी थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। या जो रोटेटिंग बॉडी थी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ये किसको एक्सप्लेन कर रही थी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हाई स्पीड पार्टिकल थे उनको एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन जो लो स्पीड पार्टिकल थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसके कारण उन्होंने एक थ्योरी का रिसर्च किया, अपने रिसर्च पेपर में दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन्होंने कहा इस थ्योरी से हम कम स्पीड वाली पार्टिकल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, रोटेटिंग बॉडी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्सेलरेटेड पार्टिकल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखा गया क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे थे ये। नंबर फर्स्ट, एक्सेलरेटेड बॉडी को एक्सप्लेन कर रहे थे।
एक्सेलरेटेड, नंबर फर्स्ट, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रही थी ये थियरी, और किसे एक्सप्लेन कर रही थी? लो स्पीड पार्टिकल को भी एक्सप्लेन कर रही थी। नंबर थर्ड किसे एक्सप्लेन कर रही थी? रोटेटिंग बॉडी, ऑब्जेक्ट या बॉडी को भी एक्सप्लेन कर रही थी। इनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। फिर देखा गया रोटेटिंग बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स, सैटेलाइट एटसेट्रा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अर्थ को हम कौन से थ्योरी से समझ सकते हैं, क्या अर्थ को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ एक रोटेटिंग बॉडी है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है। मीन्स इसको समझने के लिए हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करेंगे। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ी, जिसमें जैसे हमने देखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कैसे समझेंगे? इसके नाम से क्लियर है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता हो। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, खुद से नहीं चल सकती। अगर वो किसी स्पीड से चल रही है तो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, ना तो अपनी स्पीड को चेंज कर सकती है, ना ही डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो ऐसी बॉडी को हम कहेंगे वो इनर्शियल बॉडी है। चलिए ठीक है, इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए हम कुछ और बेहतर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम कहें नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी, मतलब जिस बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होती है डायरेक्शन के साथ साथ, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल बॉडी। उसको भी हम क्या कह लेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, क्या हम रोटेटिंग बॉडी को भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब बॉडी रोटेट करेगी तो कुछ ऐसे करेगी, तो उसका हर पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वो चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अगर पहुंचे हैं, आप रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, टेंजेंशियल, इसे हम v1 कह दें। अगर आप यहाँ पर पहुँचते हैं रोटेट करते हुए, कोई बॉडी यहाँ पर पहुँचती है तो उसका जो वेलोसिटी होगा टेंजेंशियली v2 वो इधर होगा। तो देखिए, जब बॉडी यहाँ पर थी तो इसकी स्पीड का डायरेक्शन ये था, जब बॉडी यहाँ पर है तो इसकी स्पीड का डायरेक्शन ये है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पाया जा रहा है। मीन्स जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी को एक्सप्लेन कर रही है। और किसको एक्सप्लेन कर रही है? चलिए हम इसको लिख लेते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। इसमें इनर्शियल में लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। नंबर सेकेंड, नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। और क्या एक्सप्लेन करता है ये? नंबर थर्ड, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको एक्सप्लेन करता है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया को वैलिड नहीं है, नो वैलिड या नॉट वैलिड।
नॉट वैलिड। और किसको एक्सप्लेन करता है? एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट को। और किसको एक्सप्लेन करता है? रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को। जैसे हम क्वेश्चन करें, क्या अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? आंसर है नो, क्योंकि अर्थ क्या क्या करती है? रोटेटिंग बॉडी है, अर्थ रोटेट करती है इस तरीके से। तो देखिए, जैसे हमने रोटेशन में समझा कि जब रोटेट करती हुई बॉडी को हम देखेंगे तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, मीन्स ये एक्सेलरेटेड बॉडी है। ये कैसी बॉडी है? एक्सेलरेटेड बॉडी है। जबकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी तक देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्वेश्चन है कि सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन करता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन करता है? तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, जबकि नॉन इनर्शियल ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था।